अनदेखा सफर। तो कहानी शुरू होती है। सियोल की सर्द रात थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। शहर की चमकती रोशनी के बावजूद पार्क के इस कोने में अंधेरा था जहां पार्क हानजून खड़ा था। वह एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक था जिसे सितारों और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का जुनून था। उसकी आंखें दूर आकाश में चमकते तारों पर टिकी थीं, जैसे वे उससे कोई कहानी कह रहे हों। तभी पास से हल्की कदमों की आवाज आई। एक लड़की उसके पास से गुजरी। हल्की रंग की जैकेट पहने, उसके कंधों पर लहराते हुए बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह यूं सोही थी, एक कलाकार जो जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती थी। उसकी दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी और वह किसी भी तरह के पूर्व निर्धारित भाग्य को नहीं मानती थी। सोही ने हानजून को देखा, जो एक छोटे से टेलीस्कोप के साथ खड़ा था। उसकी निगाहें आसमान में टिकी थीं। उसे यह दिलचस्प लगा। वह पास आई और हल्के स्वर में बोली, तुम सितारों से बातें कर रहे हो? हानजून ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, भाग्य देख रहा हूं। सोही ने भौहें उठाईं और हल्का हंसते हुए कहा, भाग्य? क्या तुम सच में मानते हो कि सितारे हमारे जीवन का फैसला करते हैं? हानजून ने टेलीस्कोप से नजरें हटाईं और उसकी ओर देखा। हां, सितारे हमारी दिशा तय करते हैं। वे हमारे भविष्य का संकेत देते हैं। सोही ने सिर हिलाया और दृढ़ स्वर में कहा, मैं नहीं मानती। जीवन हमारे फैसलों से चलता है, सितारों से नहीं। हम खुद अपनी राह बनाते हैं। हानजून ने उसकी बात पर कुछ पल सोचा। उसके लिए यह विचार नया नहीं था, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। अगर सब कुछ हमारे हाथ में होता तो क्या तुम यहां होती? हानजून ने शांत स्वर में पूछा। सोही ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, शायद हां, क्योंकि मैंने ही तय किया कि मुझे आज यहां आना है। हानजून मुस्कुराया। यह पहली बार था जब किसी ने उसके विश्वास को इस तरह चुनौती दी थी। वह आमतौर पर तारों और गणनाओं में उलझा रहता था, लेकिन इस लड़की में कुछ अलग था। एक खुलापन, एक आत्मविश्वास जो उसे आकर्षक बना रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। ऊपर आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और दूर से शहर का हल्का शोर सुनाई दे रहा था। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन दोनों के लिए खास थी। क्या तुम कभी तारों को बिना किसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखती हो? हानजून ने पूछा। सोही ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। हां, लेकिन मैं उनमें भविष्य नहीं देखती, सिर्फ खूबसूरती देखती हूं। हानजून ने पहली बार महसूस किया कि शायद जीवन में तारों से परे भी कुछ था। विचार, भावनाएं और अपनी राह खुद चुनने की आजादी। शायद यही मुलाकात उसकी सोच को बदलने का पहला कदम थी। सियोल में उस रात बर्फबारी तेज हो गई थी। चारों ओर सफेद चादर बिछ चुकी थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़कें फिसलन भरी हो गई थीं और कई रास्ते बर्फ के कारण बंद हो गए थे। यूं सोही अपने स्टूडियो से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसे एहसास हुआ कि वह फंस गई है। जिस रास्ते से वह आमतौर पर जाती थी, वह पूरी तरह बर्फ से ढक चुका था। वहां से आगे जाना नामुमकिन था। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क भी कमजोर था। उसे आसपास देखने पर एक जानी पहचानी आकृति दिखी। पार्क हानजून पास ही खड़ा था, अपने दस्ताने ठीक करते हुए। वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी शरारत झलक रही थी। लगता है आज के लिए भाग्य ने तुम्हें मेरे साथ फंसा दिया, हानजून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सोही ने ठंड से हाथ रगड़ते हुए हंसकर जवाब दिया, या शायद यह मेरा फैसला था कि मैं इस रास्ते से चली। हानजून ने सिर हिलाया। तो फिर यह भी तुम्हारा ही फैसला होगा कि अब तुम्हें कुछ घंटों तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। सोही ने हल्की मुस्कान दी। शायद, लेकिन ज्यादा मत सोचो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। बर्फबारी इतनी तेज हो गई थी कि बाहर रुकना मुश्किल था। हानजून ने इशारा किया। मेरे अपार्टमेंट बिल्कुल पास में है। जब तक बर्फबारी कम नहीं होती, तुम वहां रुक सकती हो। सोही ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि और देर तक बाहर खड़े रहना संभव नहीं था। दोनों तेज कदमों से हानजून के अपार्टमेंट की ओर बढ़े। अंदर आते ही गर्माहट का एहसास हुआ। हानजून ने सोही को बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चला गया।
कुछ देर बाद वह 2 कप गर्म कॉफी लेकर आया। तुम्हें हमेशा अपनी बात सही साबित करनी होती है? हानजून ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। सोही ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस मुझे अपनी पसंद पर भरोसा होता है। और तुम्हें? हानजून ने हल्का सिर झुकाया। मुझे यकीन होता है कि सितारे रास्ते तय करते हैं। आज भी उन्होंने हमें यहां ला खड़ा किया। सोही ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, या फिर हम खुद ही उन रास्तों पर चलते हैं जिनकी तरफ हमें जाना होता है। बर्फबारी धीमी होने लगी थी, लेकिन उनकी बातचीत तेज हो गई थी। ये मुलाकात अनचाही थी, लेकिन शायद इसने दोनों के विचारों के बीच एक नया पुल बना दिया था। सर्द रात थी। बाहर हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन स्टूडियो के अंदर गर्माहट थी। कोने में रखे हीटर से हल्की गर्म हवा आ रही थी और टेबल पर 2 मग में ताजा कॉफी भाप छोड़ रही थी। हानजून और सोही आमने सामने बैठे थे। उनके बीच एक दिलचस्प बहस चल रही थी, खगोल विज्ञान बनाम कला। तुम जानते हो हानजून, हर पल हमें अपनी कहानी खुद लिखने का मौका देता है, सोही ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा। हानजून ने हल्का सिर हिलाया और गंभीरता से जवाब दिया, लेकिन कुछ चीजें पहले से तय होती हैं सोही। ग्रहों और सितारों का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है। सोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर ऐसा होता तो दुनिया में हर कोई अपने भाग्य के मुताबिक जीता, लेकिन असल में हम अपने फैसलों से अपना जीवन बनाते हैं। हानजून ने टेबल पर रखी कॉफी उठाई और गहरी सोच में पड़ गया। तुम्हें पता है, हजारों सालों से खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है। ग्रहों की स्थिति हमारे स्वभाव, हमारी संभावनाओं और हमारे रास्तों को प्रभावित करती है। यह महज संयोग नहीं है कि कुछ लोग खास समय में मिलते हैं और उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। सोही ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, तो तुम्हारा कहना है कि हम यहां बैठकर यह बहस कर रहे हैं क्योंकि सितारों ने ऐसा चाहा? हानजून हल्का मुस्कुराया। संयोग से ज्यादा यह एक पूर्व निर्धारित योजना हो सकती है। शायद किसी ऊपरी शक्ति ने यह तय किया था कि तुम और मैं इस ठंडी रात में कॉफी के साथ यह बहस करें। सोही ने गहरी सांस ली और फिर हंसते हुए बोली, अगर यह पहले से तय था तो फिर हमारे पास चुनाव की आजादी कहां है? हानजून ने जवाब दिया, हमारे पास चुनाव की आजादी तो है, लेकिन हमारे विकल्प भी एक बड़े ब्रह्मांडीय पैटर्न का हिस्सा होते हैं। सोही ने अपनी कॉफी का मग घुमाते हुए कहा, देखो, मैं एक कलाकार हूं। जब मैं एक कैनवास पर रंग भरती हूं तो मैं नहीं सोचती कि कोई अदृश्य शक्ति मेरी कला तय कर रही है। मैं खुद अपने हाथों से अपनी कल्पना को आकार देती हूं। हानजून ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक तुम्हारी पेंटिंग के रंगों और उनके संयोजन का अध्ययन करे तो वह तुम्हारी पसंद के पीछे एक पैटर्न ढूंढ सकता है। सोही ने सिर हिलाया, शायद, लेकिन उस पैटर्न का निर्माण मैंने किया। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। खिड़की के बाहर तारों से भरा आसमान था, मानो वे भी इस बहस को सुन रहे हों। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई मुलाकात बस एक संयोग से ज्यादा होती है? हानजून ने धीरे से पूछा। सोही ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, शायद, लेकिन मैं उसे भाग्य नहीं, खूबसूरत संयोग कहूंगी। स्टूडियो के अंदर सिर्फ कॉफी की हल्की महक और दूर बजते संगीत की धीमी धुन थी। बहस खत्म नहीं हुई थी, लेकिन शायद इससे कुछ नया शुरू हो गया था। अगले दिन हानजून के मन में सोही के शब्द गूंजते रहे। वह रात को हुई बहस और सोही के विचारों के बारे में सोचता रहा। क्या सच में जीवन सिर्फ सितारों की चाल से तय नहीं होता? क्या हमारे फैसले और हमारी इच्छाएं उस दिशा को निर्धारित कर सकती हैं जिस पर हमारा जीवन चलता है? हानजून को अपने विचारों पर विश्वास था, लेकिन सोही ने उसे चुनौती दी थी। क्या वह सही था? क्या भाग्य ही सब कुछ है जैसा वह मानता था, या फिर उसकी जिंदगी का रास्ता सिर्फ उसके अपने निर्णयों से तय होता है? वह खगोल विज्ञान में यकीन करता था, जहां हर ग्रह और तारा किसी न किसी तरह से जीवन पर असर डालते थे। लेकिन सोही की बातें उसके सोचने के तरीके को बदलने का प्रयास कर रही थीं। उसने अपने लैपटॉप को खोला और अपनी रिसर्च पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन हर एक शब्द, हर एक गणना उसे सोही की आवाज में उलझती हुई सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह केवल तारों और ग्रहों के पैटर्न में नहीं,
बल्कि खुद अपने निर्णयों और जीवन के चुनाव में भी कुछ बड़ी शक्तियां देख रहा था। उसे सोही की कला याद आई, उस शाम जब वह स्टूडियो में अपनी पेंटिंग्स दिखा रही थी। हर पेंटिंग में सोही की व्यक्तित्व और उसकी सोच का एक नया पहलू झलक रहा था। वह हमेशा अपने फैसलों से मार्गदर्शित होती थी और यही उसकी कला का हिस्सा था। वह कभी भी अपने रास्ते को सितारों की स्थितियों से नहीं बांधती थी। वह अपने आप में एक सशक्त निर्णय करता थी। हंजून को अपने भीतर का संघर्ष महसूस हो रहा था। क्या वह हमेशा दूसरों की बजाय अपने जीवन के रास्ते पर चलने की हिम्मत पा सकता था? क्या वह अपनी रिसर्च में मानव फैसलों के असर को शामिल कर सकता था, जैसा सोही ने कहा था? क्या वह विज्ञान और कला के बीच सेतु बना सकता था, जो तारों के ऊपर से इंसान के फैसलों तक पहुंचने का रास्ता दिखाए? जैसे जैसे दिन बीतते गए, हानजून ने अपने पुराने विश्वासों पर पुनः विचार करना शुरू किया। उसने यह समझने की कोशिश की कि विज्ञान और कला दोनों अलग अलग दुनिया हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का आपस में संबंध हो सकता है। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी रिसर्च में सोही के विचारों को जगह दे सकता है? क्या वह अपने विश्वास को बदल सकता था और उन फैसलों को एक नई रोशनी में देख सकता था जो उसकी और सोही की मुलाकात से पहले उसे कभी नहीं दिखाई दिए थे? यह टकराव उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने महसूस किया कि बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है और शायद अब वह अपने जीवन को सिर्फ सितारों की दिशा में नहीं, बल्कि अपने फैसलों और अपनी इच्छाओं से आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता था। कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन हानजून के मन में अभी भी सोही की बातें गूंज रही थीं। वह जब भी तारों की ओर देखता, उसे सोही की आवाज सुनाई देती, जीवन हमारे फैसलों से चलता है, न कि भाग्य से। वह खुद को अपने शोध में व्यस्त रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसका मन बेचैन था। सोही ने उसकी सोच को झकझोर दिया था। उसने अपनी रिसर्च में पहली बार यह विचार जोड़ा कि क्या इंसान के निर्णय भी ब्रह्मांड के किसी नियम के तहत होते हैं या वे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इन्हीं विचारों के बीच एक दिन हानजून को अपने एक दोस्त से आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी का न्योता मिला। विज्ञान से जुड़ा होने के कारण कला की दुनिया में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन वह कुछ नया अनुभव करना चाहता था। गैलरी में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक जानी पहचानी आकृति पर पड़ी। हल्की नीली ड्रेस में खड़ी, अपनी पेंटिंग्स को समझाती हुई, वह कोई और नहीं बल्कि सोही थी। हानजून को देखकर सोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुम यहां? हानजून ने आश्चर्य से पूछा। सोही ने हल्का सा सिर झुकाया और मजाकिया लहजे में कहा, क्यों? क्या भाग्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था? हानजून एक पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराया। शायद भाग्य ने नहीं, लेकिन मेरे फैसले ने मुझे यहां लाया है। सोही ने आंखें घुमाई और बोली, तो तुमने मान लिया कि हमारे फैसले भी मायने रखते हैं? हानजून ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं मानता, लेकिन अब मैं इसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। सोही ने उसे प्रदर्शनी में शामिल होने का इशारा किया। आओ, मैं तुम्हें अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूं। शायद तुम्हें कला और विज्ञान के बीच कोई नई कड़ी मिल जाए। हानजून ने ध्यान से सोही की पेंटिंग्स को देखा। उसकी एक पेंटिंग में एक लड़की को दिखाया गया था, जो तारों भरे आसमान के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ में एक ब्रश था, जिससे वह आकाश में नए रंग भर रही थी। ये पेंटिंग क्या दर्शाती है? हानजून ने उत्सुकता से पूछा। सोही ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दिखाता है कि हम अपने आसमान को खुद रंग सकते हैं, चाहे सितारे जो भी कहें। हानजून को पहली बार लगा कि शायद कला और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। उस रात गैलरी से लौटते समय हानजून के मन में एक सवाल था, क्या यह मुलाकात भी बस एक संयोग थी या फिर उसका खुद का फैसला? गैलरी में मुलाकात के बाद हानजून और सोही के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हालांकि वे दोनों बिल्कुल अलग विचारधाराओं से आते थे, लेकिन उनकी मुलाकातें अब सामान्य होने लगी थीं। कभी किसी कैफे में, कभी किसी पार्क में, तो कभी सोही के स्टूडियो में। उनकी चर्चाएं हमेशा गहरी और रोचक होती थीं। एक दिन सोही ने हानजून को अपने स्टूडियो आने का न्योता दिया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी दुनिया को करीब से देखो, उसने कहा। हानजून को कला से ज्यादा लगाव नहीं था,
लेकिन फिर भी वह मान गया। वह जानता था कि यह एक नया अनुभव होगा। स्टूडियो में घुसते ही हानजून ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर कई पेंटिंग्स टंगी थीं। कुछ में रंगों की बौछार थी तो कुछ बेहद सूक्ष्म और गहरी भावनाएं दर्शा रही थीं। तुम इन पेंटिंग्स को कैसे बनाती हो? हानजून ने जिज्ञासा से पूछा। सोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस तरह तुम सितारों को देखकर उनके पैटर्न को समझते हो, उसी तरह मैं भावनाओं को रंगों में बदल देती हूं। हानजून ने पहली बार कला को इस नजरिए से देखा था। सोही ने उसे एक अधूरी पेंटिंग की ओर इशारा किया। यह मेरी नई पेंटिंग है, मैं चाहती हूं कि तुम इसे पूरा करने में मेरी मदद करो। हानजून चौंक गया। मैं? लेकिन मुझे पेंटिंग करना नहीं आता। सोही ने ब्रश उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, बस अपना अंदाज अपनाओ। पहले तो हानजून हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने ब्रश उठाया और पेंटिंग पर एक हल्का नीला रंग भर दिया। सोही ने उसे देखा और मुस्कुराई। तुमने आकाश को नया रूप दे दिया। हानजून को एहसास हुआ कि पहली बार उसने तारों के अलावा भी किसी और चीज में रुचि ली थी। उस दिन के बाद हानजून ने सोही की पेंटिंग्स को और गहराई से समझने की कोशिश की। बदले में सोही भी हानजून की रिसर्च के बारे में सीखने लगी। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सोही पानी की लहरों को देख रही थी और हानजून आसमान के तारों को। अगर कला और विज्ञान एक साथ मिल सकते हैं तो क्या भाग्य और फैसले भी? हानजून ने धीरे से पूछा। सोही ने हल्के से सिर हिलाया। शायद कभी कभी हमें अपने फैसले खुद लेने होते हैं और कभी कभी चीजें वैसे ही होती हैं जैसे उन्हें होना होता है। उस रात हानजून को पहली बार लगा कि सोही से मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह एक सफर की शुरुआत थी। एक ऐसा सफर जहां दोनों एक दूसरे की दुनिया को समझने और अपनाने की कोशिश कर रहे थे। सियोल की सर्द रात थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। शहर की रोशनी से दूर हानजून और सोही पहाड़ियों के पास एक खुली जगह पर बैठे थे। यह सोही का आइडिया था। चलो शहर से दूर तारों को करीब से देखते हैं। हानजून ने अपने टेलीस्कोप को सही कोण पर सेट किया और सोही की ओर देखा। क्या तुम्हें सच में तारों में कोई दिलचस्पी है या तुम बस मुझे चुनौती देने आई हो? सोही हंस पड़ी। शायद दोनों, लेकिन मुझे देखना है कि तुम्हारी यह दुनिया कितनी खास है। हानजून ने टेलीस्कोप की ओर इशारा किया। देखो, वह जो चमकीला तारा है वह ओरियन बेल्ट का हिस्सा है और वह जो थोड़ा हल्का सा दिख रहा है वह शायद कई लाख साल पहले बुझ चुका होगा, लेकिन उसकी रोशनी अब तक हम तक पहुंच रही है। सोही ने टेलीस्कोप से झांक कर देखा और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें अपने जीवन का कोई क्षण बदलने का मौका मिले तो क्या करोगे? हानजून थोड़ा चौंका। यह सवाल अप्रत्याशित था। उसने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया। शायद मैं यहां न होता। सोही ने भौहें उठाईं। मतलब? हानजून ने गहरी सांस ली। अगर मेरा विश्वास सही होता और सब कुछ पहले से तय होता तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी कलाकार के साथ तारों के नीचे बैठूंगा और जीवन पर चर्चा करूंगा। सोही ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें लगता है यह भी भाग्य था? हानजून ने पहली बार खुद को इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हुए पाया। उसने आकाश की ओर देखा, फिर सोही की आंखों में झांका। शायद नहीं, शायद यह मेरा फैसला था। सोही मुस्कुरा दी। अच्छा फैसला लिया। वह चुपचाप बैठी रही, आसमान की ओर देखते हुए। कुछ देर बाद उसने कहा, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम भी उन तारों की तरह हैं? कभी कभी चमकते हैं, कभी बुझ जाते हैं, लेकिन हमारी रोशनी कहीं ना कहीं किसी तक पहुंच ही जाती है। हानजून ने उसकी बात पर गौर किया। आज पहली बार उसने सितारों को एक नए नजरिए से देखा था। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन हानजून और सोही को समय का कोई एहसास नहीं था। यह उनकी अब तक की सबसे गहरी बातचीत थी। एक ऐसी बातचीत जिसने हानजून के विश्वासों को हिला दिया था और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद इंसान की दुनिया सिर्फ तारों से नहीं, बल्कि उसके खुद के फैसलों से भी बनती है। रात के उस गहरे संवाद के बाद हानजून के मन में सोही की बातें गूंजती रहीं। उसने हमेशा सितारों और ग्रहों की चाल को ही सब कुछ मानकर अपनी रिसर्च की थी, लेकिन सोही ने उसमें संदेह पैदा कर दिया था।
क्या सच में सिर्फ भाग्य सब कुछ तय करता है या इंसान के अपने फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं? अगली सुबह हान जून अपनी लैब में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अपनी रिसर्च पर नहीं था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर तारों की गणनाएं थीं, लेकिन दिमाग में सोही की बातें। क्या हुआ? आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो? उसकी असिस्टेंट जी मिन ने पूछा। हान जून ने हल्की मुस्कान दी। बस एक नया विचार सोच रहा हूं। जी मिन ने स्क्रीन की ओर देखा। कोई नई थ्योरी? हान जून ने सिर हिलाया। एक नई दिशा। मैं हमेशा यह मानता आया हूं कि इंसान के जीवन पर खगोल घटनाओं का प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या हो अगर इसके साथ साथ इंसान के खुद के फैसले भी उसकी दिशा तय करते हैं? जीमिन ने उत्सुकता से पूछा। मतलब तुम अपनी रिसर्च में इंसानी चुनावों को भी शामिल करना चाहते हो? हाँ, हानजून ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हो सकता है कि भाग्य और फैसले दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। शाम को हानजून ने सोही को बुलाया। वे एक कैफे में मिले, जहां हमेशा हल्की जैज म्यूजिक बजती थी। सोही ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? हानजून ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और कहा, तुम्हारी बातें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैं अपनी रिसर्च में तुम्हारे विचारों को शामिल करना चाहता हूं। सोही ने हैरानी से पूछा, मतलब यह कि मैं अब इस पर शोध करना चाहता हूं कि इंसान की अपनी पसंदें और फैसले सितारों के प्रभाव से किस हद तक अलग या जुड़े हुए होते हैं। सोही ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तो आखिर तुमने मान ही लिया कि सब कुछ पहले से तय नहीं होता? हानजून हल्के से मुस्कुराया। मैं यह नहीं कह रहा कि भाग्य का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इंसान के फैसले भी उतने ही अहम हैं, और यह तुमसे मिलने के बाद ही समझ पाया हूं। सोही ने सिर हिलाया। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन याद रखना, किसी भी नए विचार को अपनाने में समय लगता है। हानजून ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हां, लेकिन हर बदलाव की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही होती है, और तुमने मेरे अंदर वह सवाल जगा दिया है। उस रात हानजून की रिसर्च एक नई दिशा में बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ तारों को नहीं देख रहा था, बल्कि इंसानी जीवन की उन संभावनाओं को भी तलाश रहा था जो हमारे अपने चुनावों से बनती हैं। हानजून और सोही की दोस्ती गहरी हो रही थी। वे अक्सर मिलते, विज्ञान और कला पर चर्चा करते और जीवन के बारे में अपने अपने विचार साझा करते। हानजून ने अपनी रिसर्च में इंसानी फैसलों की भूमिका को शामिल करना शुरू कर दिया था, जबकि सोही उसकी खगोलीय सोच को बेहतर ढंग से समझने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उनके मतभेद भी स्पष्ट होने लगे। एक दिन वे एक आर्ट गैलरी में मिले। सोही ने हानजून को अपनी नई पेंटिंग्स दिखाई, जो इंसान के जीवन में फैसलों की ताकत को दर्शा रही थीं। देखो, यह पेंटिंग एक लड़की की है जो दो रास्तों के बीच खड़ी है, सोही ने समझाया। यह दिखाती है कि जीवन में हमारे फैसले कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हानजून ने ध्यान से पेंटिंग देखी और फिर बोला, लेकिन क्या हो अगर यह रास्ते पहले से तय हों? क्या हो अगर यह लड़की किसी भी रास्ते पर चले, अंत में उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा है? सोही ने भौहें चढ़ाईं। तुम फिर से भाग्य की बात कर रहे हो। क्यों नहीं? हानजून ने तर्क दिया। इतिहास में कई बार हमने देखा है कि लोग कितनी भी कोशिश कर लें, वे अपनी नियति से नहीं बच सकते। सोही ने झुंझलाकर कहा, तुम हर बात को तारों और ग्रहों से क्यों जोड़ते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसान अपनी कहानी खुद लिख सकता है? हानजून ने ठंडे स्वर में कहा, मैं विज्ञान के आधार पर सोचता हूं, और विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज किसी योजना के तहत होती है। सोही ने गहरी सांस ली। अगर सब कुछ पहले से तय होता, तो क्या तुमने अपनी रिसर्च का विषय बदला होता? क्या तुमने खुद को एक नई दिशा में जाने दिया होता? हानजून कुछ पल चुप रहा। यह सवाल उसे अंदर तक छू गया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहा हूं, हानजून ने धीरे से कहा। और मैं यकीन की, सोही ने जवाब दिया। शायद यही हमारा फर्क है। मैं मानती हूं कि हम अपने फैसलों से अपनी दुनिया बनाते हैं, और तुम मानते हो कि दुनिया हमें पहले से बने हुए रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करती है। दोनों के बीच खामोशी छा गई। यह उनकी पहली गंभीर बहस थी। शायद हमें इस विषय पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, हानजून ने कहा और धीरे धीरे गैलरी से बाहर निकल गया।
सोही वहीं खड़ी रही, उसकी पीठ को देखती हुई। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक छोटी बहस थी या उनके विश्वासों के टकराव की शुरुआत? हानजून और सोही की बहस के बाद दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। पहले जहां वे हर दूसरे दिन मिलते थे, अब हानजून ने खुद को व्यस्त कर लिया था। उसने सोही को मैसेज करना बंद कर दिया, न ही कोई फोन कॉल की। सोही ने भी उसकी चुप्पी को समझा और पीछे हट गई। लेकिन इस दूरी ने हानजून को बेचैन कर दिया था। रात को अपनी लैब में बैठा हानजून स्क्रीन पर तारों के चित्र देख रहा था। पहले ये सितारे उसे सुकून देते थे, लेकिन अब कुछ अधूरा सा लग रहा था। उसने सोही के शब्दों को याद किया, हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर यह सच है तो मैं अपनी जिंदगी को इस अधूरेपन में क्यों जी रहा हूं? हानजून ने खुद से सवाल किया। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन फिर वापस रख दिया। उसे नहीं पता था कि सोही को क्या कहे। अगले कुछ दिनों में हानजून ने खुद को और भी ज्यादा काम में डुबो दिया। वह सुबह से देर रात तक अपनी रिसर्च में लगा रहता, लेकिन फिर भी उसके मन का खालीपन दूर नहीं हो पा रहा था। एक दिन उसकी असिस्टेंट जी मिन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम कुछ दिनों से बदले बदले से लग रहे हो, सब ठीक है? हानजून ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, बस काम ज्यादा है। जी मिन ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। या शायद तुम कुछ सोच रहे हो लेकिन कह नहीं रहे? हानजून ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में यह बात गूंजने लगी। एक शाम हानजून कैफे के सामने से गुजर रहा था, जहां वह और सोही अक्सर मिला करते थे। उसने अंदर झांक कर देखा, वही कोना जहां वे बैठा करते थे अब खाली था। उसे याद आया कि कैसे सोही उसकी बातों पर बहस करती थी, कैसे वह अपनी पेंटिंग्स के बारे में उत्साह से बताती थी और कैसे उसकी हंसी उसके दिन को रोशन कर देती थी। क्या यह दूरी सही है? हानजून ने खुद से पूछा। उस रात हानजून ने पहली बार खुद से ईमानदारी से बात की। शायद मैं भाग्य में विश्वास करता हूं, लेकिन यह दूरी मेरे अपने फैसले की वजह से आई है। अगर मुझे सोही की बातें इतनी परेशान कर रही हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मौजूदगी मेरे लिए मायने रखती है? वह समझ चुका था कि सोही से दूर रहना सिर्फ उसे और अधिक अधूरा बना रहा था। लेकिन क्या अब वह इस दूरी को मिटा पाएगा? यह सवाल उसके मन में घूम रहा था। कुछ महीने बीत चुके थे, सर्दियां अब जा चुकी थीं, लेकिन पार्क हानजून के जीवन में अब भी एक अजीब सी ठंडक बनी हुई थी। उसने सोही से दूरी बना ली थी, मगर वह चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। इस दौरान सोही ने अपनी कला पर पूरी मेहनत से काम किया था। उसकी नई प्रदर्शनी विकल्पों के रंग आज सियोल की प्रतिष्ठित आर्ट गैलरी में लगी थी। प्रदर्शनी में कला प्रेमियों की भीड़ जमा थी। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, गहरी भावनाओं को दर्शाते स्केच और जीवन की विभिन्न संभावनाओं को दर्शाने वाले कैनवस वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहे थे। हानजून को भी इस प्रदर्शनी की खबर मिली थी। उसके मन में दुविधा थी, क्या वह वहां जाए या नहीं। आखिरकार एक वैज्ञानिक होते हुए भी वह मान गया कि कभी-कभी दिल के फैसले दिमाग से बड़े होते हैं। वह चुपचाप गैलरी पहुंच गया। गैलरी के भीतर कदम रखते ही हानजून का ध्यान एक विशाल पेंटिंग पर गया। उस पेंटिंग में एक आकाश था जिसमें अनगिनत सितारे बिखरे हुए थे, लेकिन उन सितारों के बीच एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था। मानो कोई कह रहा हो कि केवल सितारों के दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, बल्कि इंसान अपना रास्ता खुद चुन सकता है। यह पेंटिंग साफ तौर पर सोही की सोच का प्रतीक थी। हानजून समझ गया कि यह सोही का उसके साथ हुए बहस का ही नतीजा था। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। वह चुपचाप भीड़ से बचते हुए एक कोने में खड़ा हो गया। सोही अपनी कला प्रेमियों से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी निगाह हानजून पर पड़ी। सोही ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाकर स्वागत किया। हानजून ने भी सिर झुकाकर उसे इशारे से बधाई दी। दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी। इस एक पल में उनकी सारी दूरियां जैसे मिट गईं। प्रदर्शनी में मौजूद हर पेंटिंग हानजून के दिल को छू रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन केवल तारों की दिशा पर निर्भर नहीं करता। सोही ने अपनी कला से जो संदेश दिया था, वह हानजून के जीवन के उस विश्वास को बदलने लगा जिसे उसने सालों तक थामे रखा था। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद
हानजून बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन इस बार उसके मन में हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि यह उसकी और सोही की कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। प्रदर्शनी के कुछ दिन बाद पार्क हानजून फिर से अपनी रिसर्च में व्यस्त हो चुका था, लेकिन सोही और उसकी पेंटिंग्स का प्रभाव अब भी उसके मन में गूंज रहा था। जब भी वह तारों को देखता, उसे सोही की बातें याद आती। तारे केवल एक संभावना दिखाते हैं, लेकिन सही रास्ता हम खुद चुनते हैं। उस दिन हानजून अपनी रिसर्च खत्म करने के बाद सियोल के एक पुराने बुक कैफे में चला गया। यह कैफे उसकी पसंदीदा जगहों में से एक था, जहां वह अक्सर अपनी थकी हुई सोच को ताजा करने आता था। अंदर हल्की सी जैज संगीत की धुन थी और खिड़कियों के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हानजून ने कॉफी का ऑर्डर दिया और एक खिड़की के पास बैठ गया। उसकी नजर सामने पड़ी किताबों की अलमारी पर गई, जहां कला और खगोल विज्ञान विषय पर एक किताब रखी थी। उसने किताब उठाई और पन्ने पलटने लगा। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई। फिर से तारों की किताब पढ़ रहे हो? हानजून ने चौंक कर पीछे देखा। वह सोही थी। हल्के नीले रंग की स्वेटर और जीन्स में वह पहले की तरह आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर वही चिढ़ परिचित मुस्कान थी। तुम यहां? हानजून ने हैरानी से पूछा। क्यों? क्या तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें यह नहीं बताया था कि मैं यहां मिलने वाली हूं? सोही ने चिढ़ाते हुए कहा। हानजून ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, यह मेरा फैसला था कि मैं यहां आया। शायद पहली बार मैंने सही फैसला लिया। दोनों हंस पड़े और फिर पास की एक टेबल पर बैठ गए। प्रदर्शनी शानदार थी। हानजून ने ईमानदारी से कहा, तुमने कला के जरिए जो बात कही उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अच्छा लगा यह सुनकर, सोही ने कहा, लेकिन तुम्हें वहां छिपकर क्यों खड़ा रहना पड़ा? सीधे आकर मुझसे बात क्यों नहीं की? शायद मैं नहीं जानता था कि क्या कहना चाहिए। हानजून ने स्वीकार किया। अब जान गए? सोही ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानजून ने गहरी सांस ली और कहा, हां, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन केवल तारों की चाल से नहीं चलता। इंसान के फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। शायद मैं पहले इसे मानने से डरता था, लेकिन तुमने मुझे यह सिखाया। सोही ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक नया नजरिया दिखाया। मानना या न मानना हमेशा तुम्हारे हाथ में था, और देखो, तुमने खुद सही रास्ता चुना। उस बातचीत के बाद दोनों ने कॉफी पीते हुए अपनी पुरानी यादों और नई योजनाओं पर चर्चा की। हानजून ने महसूस किया कि उनकी मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन दोनों की बातचीत जारी थी। आज की यह अप्रत्याशित मुलाकात उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जहां विज्ञान और कला, भाग्य और फैसले, प्रेम और सम्मान सब एक साथ बह रहे थे। अगले दिन सियोल के मौसम में हल्की ठंडक थी, लेकिन आसमान साफ था। पार्क हानजून ने सुबह की ताजगी में एक नई ऊर्जा महसूस की। पिछली मुलाकात में सोही से हुई बातें उसके मन में गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उनके बीच जो दूरियां थीं, वे सिर्फ अहंकार और गलत फहमियों की वजह से थीं। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, हानजून ने खुद से कहा। दोपहर होते होते उसने सोही को फोन किया। क्या तुम आज शाम मिलने के लिए तैयार हो? हानजून ने झिझकते हुए पूछा। क्या यह तुम्हारा फैसला है या फिर भाग्य ने कहा? सोही ने हल्के मजाक में जवाब दिया। मेरा फैसला, हानजून ने मुस्कुराते हुए कहा। सोही ने सहमति दी। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। शाम को दोनों शहर के एक छोटे से कैफे में मिले। ये वही कैफे था जहां वे पहले भी कई बार मिल चुके थे। वहां की दीवारों पर अब भी स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग्स लगी थीं। मुझे माफ करना, हानजून ने बिना किसी भूमिका के कहा। सोही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मैंने हमेशा अपनी सोच को सही माना और तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब समझता हूं कि जीवन केवल तारों या भाग्य से नहीं चलता। हमारे फैसले भी मायने रखते हैं। सोही ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी माफ करना चाहिए। मैंने शायद तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया था। मैंने यह नहीं सोचा था कि तुमने भी अपनी सोच को एक लंबे अनुभव से गढ़ा है। तुम्हारे लिए वह भी सच था।
जैसा मेरे लिए मेरा नजरिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। यह चुप्पी बोझिल नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी, जैसे दोनों ने एक दूसरे के मन की उलझनों को समझ लिया हो। शायद हम दोनों ही सही थे, सोही ने कहा। कभी कभी भाग्य हमें मौके देता है और कभी कभी हमें अपने फैसले से उन मौकों का फायदा उठाना होता है। हानजून ने सिर हिलाते हुए सहमति दी। और मुझे खुशी है कि मैंने आज का फैसला खुद लिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वे दोनों कॉफी की चुस्कियों के बीच हंसने और बातें करने लगे। पुरानी गलतफहमियां धुल चुकी थीं। सोही ने अपनी आने वाली कला प्रदर्शनी के बारे में बताया, जबकि हानजून ने अपनी नई रिसर्च के विचार साझा किए। हम साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं, सोही ने उत्साह से कहा। हां, विज्ञान और कला का संगम, हानजून ने समर्थन किया। यह मुलाकात सिर्फ एक माफी या संवाद तक सीमित नहीं थी। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जिसमें न सिर्फ समझ और सम्मान था, बल्कि साझा सपनों की दिशा भी थी। कैफे से बाहर निकलते वक्त आसमान तारों से भरा हुआ था। तारे अब भी तुम्हारे फैसले से खुश लग रहे हैं, सोही ने मुस्कुराते हुए कहा। हानजून ने उसकी ओर देखा और कहा, अब मैं जानता हूं कि तारे सिर्फ देखते हैं, चलना हमें खुद पड़ता है। इस मुलाकात ने उनके बीच एक नई रोशनी भर दी थी, जहां न भाग्य की जीत थी, न फैसलों की हार, बल्कि दोनों का खूबसूरत संतुलन था। एक हल्की धूप वाली सुबह थी। सियोल की गलियों में शांति पसरी हुई थी। पार्क हानजून अपने लैपटॉप के सामने बैठा अपनी नई रिसर्च पर काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। पिछली मुलाकात में सोही के साथ हुए विचार विमर्श ने उसके भीतर एक नई प्रेरणा जगा दी थी। विज्ञान और कला दोनों साथ आ सकते हैं, उसने बुदबुदाया। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर सोही का नाम चमक रहा था। क्या कर रहे हो, खगोल वैज्ञानिक? सोही ने छुटकी लेते हुए पूछा। बस अपनी रिसर्च में उलझा हुआ हूं, हानजून ने जवाब दिया। तो चलो इस उलझन को सुलझाते हैं, सोही ने उत्साह से कहा। मैंने एक नया प्रोजेक्ट सोचा है, जिसमें तुम्हारे तारों की कहानी और मेरी कला दोनों जुड़ेंगे। क्या तुम दिलचस्पी लोगे? हानजून ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। मैं तैयार हूं, यह मेरा फैसला है। दोनों ने मिलने का तय किया और कुछ ही घंटों में सियोल की एक शांत गैलरी में बैठकर अपने विचारों को साझा करने लगे। मेरा मानना है कि लोग हमेशा विज्ञान को ठंडा और नीरस मानते हैं, हानजून ने कहा। लेकिन अगर इसे सही तरीके से पेश किया जाए तो यह भी कला की तरह खूबसूरत हो सकता है, सोही ने सिर हिलाया। और कला हमेशा भावनाओं को दिखाती है, लेकिन विज्ञान के तथ्य इसे एक नई गहराई दे सकते हैं। हम दोनों मिलकर एक ऐसी प्रदर्शनी बना सकते हैं जहां लोग तारों और ब्रह्मांड को एक नई नजर से देखें। वे दोनों पूरे जोश से अपनी योजना बनाने लगे। हम एक डार्क रूम बनाएंगे जहां लोग तारों को महसूस कर सकें, सोही ने सुझाव दिया। और वहां ब्रह्मांड की ध्वनियां सुनाई देंगी, जैसे किसी ग्रह की गति या सितारों की ऊर्जा, हानजून ने जोड़ा। दोनों की आंखों में उत्साह था। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि उनके साझा सपनों का संगम था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सिर्फ तारों के बारे में नहीं है? सोही ने मुस्कुराते हुए कहा। हानजून ने उसकी ओर देखा। हां, यह उन अनगिनत संभावनाओं के बारे में है जो हमारे फैसलों से खुलती हैं। बैठक के अंत में सोही ने हानजून का हाथ थामा और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने इस फैसले को चुना। हानजून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे भी। शायद यह मेरी अब तक की सबसे अच्छी पसंद है। उस शाम दोनों ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। यह प्रदर्शनी न केवल विज्ञान और कला का संगम होगी, बल्कि यह उनकी जिंदगी की नई दिशा भी थी। वे जानते थे कि आगे की राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का साथ और साझा सपने थे। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें न केवल अपने पेशेवर जीवन में जोड़ा था, बल्कि उनके व्यक्तिगत रिश्ते को भी मजबूत किया था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो उनके नए सफर की शुभकामनाएं दे रहे हों। सियोल की एक हल्की ठंडी शाम थी। पार्क हानजून और यूं सोही एक बड़े आर्ट स्टूडियो में खड़े थे। यह वही जगह थी जहां वे अपनी अनोखी प्रदर्शनी की तैयारी कर रहे थे। दीवारों पर कैनवस लटके थे और फर्श पर तारों की तरह बिखरे रोशनी के छोटे छोटे बल्ब रखे हुए थे। क्या तुमने कभी सोचा था कि एक वैज्ञानिक और एक कलाकार साथ में काम करेंगे? सोही ने हंसते हुए पूछा।
नहीं, लेकिन अब लगता है कि यही सबसे सही है, हानजून ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों ने पिछले कुछ हफ्तों में दिन रात मेहनत की थी। इस परियोजना का उद्देश्य था विज्ञान और कला का ऐसा संगम पेश करना जो लोगों को ब्रह्मांड के बारे में नई दृष्टि दे। यहां हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी होगी, सोही ने उत्साह से कहा, और हर कहानी तारों और ब्रह्मांड से जुड़ी होगी, हानजून ने जोड़ा। सोही ने एक कैनवस की ओर इशारा किया। वह पेंटिंग एक गहरे आकाश की थी जिसमें अनगिनत तारे चमक रहे थे, लेकिन बीच में एक चमकीला पथ बना हुआ था, मानो यह दर्शाता हो कि इंसान अपनी राह खुद चुन सकता है। यह अद्भुत है, हानजून ने सराहना की। यह तुम्हारी बातों से प्रेरित है, सोही ने कहा। तुमने मुझे सिखाया कि विज्ञान सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि एक अनुभव भी हो सकता है। हानजून ने एक और कोने की ओर इशारा किया जहां उसने एक विशेष वैज्ञानिक मॉडल स्थापित किया था। यह एक ऐसा उपकरण था जो ब्रह्मांड की ध्वनियों को संगीत में बदलता था। यहां लोग सुन सकेंगे कि तारों की ध्वनि कैसी लगती है, हानजून ने बताया। सोही ने उत्साह से कहा, यह कला को महसूस करने का बिल्कुल नया तरीका होगा। उनकी प्रदर्शनी में हर तत्व इस सोच को दर्शा रहा था कि जीवन केवल भाग्य पर नहीं चलता, बल्कि इंसान के फैसलों और सपनों से भी बनता है। लोग जब यहां आएंगे तो वे न सिर्फ तारों को देखेंगे बल्कि उन्हें महसूस भी करेंगे, सोही ने कहा। और शायद उन्हें यह समझ आएगा कि जीवन की दिशा हमेशा हमारे हाथ में होती है, हानजून ने गहरी आवाज में कहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। उस रात जब वे स्टूडियो से बाहर निकले तो आसमान तारों से भरा हुआ था। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तारे हमारी किस्मत तय करते हैं? सोही ने चिढ़ाते हुए पूछा। हानजून ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं जानता हूं कि तारे केवल गवाह हैं, असली राह तो हमें खुद बनानी होती है। सोही ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने आखिरकार सही राह चुन ली है। हाँ, हानजून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और मुझे लगता है कि यह राह मेरे लिए हमेशा खास रहेगी क्योंकि तुम इसके साथ हो। उनकी मेहनत और सपनों का यह संगम न केवल प्रदर्शनी की सफलता की ओर था बल्कि उनके रिश्ते की नई ऊंचाइयों की ओर भी। शाम का समय था। सियोल की ठंडी हवा हल्के हल्के चल रही थी। पार्क, हानजून और यूं सोही शहर से दूर एक शांत स्थान पर खड़े थे। उनके चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। यह वही जगह थी जहां हानजून अक्सर तारों का अध्ययन करने आता था, लेकिन आज यह जगह एक अलग कारण से खास थी। तुम्हें यहां क्यों लाया? सोही ने मुस्कुराते हुए पूछा। हानजून ने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस ली। मुझे कुछ कहना है, उसने धीमे स्वर में कहा। सोही ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हानजून, जो हमेशा तारों और भाग्य की बातें करता था, आज कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी। मैंने हमेशा भाग्य पर विश्वास किया, हानजून ने कहना शुरू किया। मुझे लगता था कि हमारा जीवन सितारों की चाल से तय होता है, लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे सिखाया कि इंसान के फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सोही ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। हानजून के शब्दों में एक सच्चाई थी जो उसे छू रही थी। तुमने मुझे अपनी सोच से चुनौती दी, हानजून ने कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने यह समझा कि प्यार भी एक फैसला होता है, और आज मैं यह फैसला ले चुका हूं। सोही की आंखों में हल्की चमक आ गई। कौन सा फैसला? उसने हल्के स्वर में पूछा। हानजून ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा फैसला है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, यूं सोही, और यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ थम सा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं से सुनाई देने वाली प्रकृति की हल्की आवाजें थीं। सोही ने कुछ पल चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुमने आखिरकार सही फैसला ले ही लिया, खगोल वैज्ञानिक। हानजून ने राहत की सांस ली। तो तुम क्या सोचती हो? सोही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है कि प्यार एक फैसला है, और मेरा फैसला भी यही है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, शायद हमेशा से करती थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनके बीच की सभी दूरी अब खत्म हो चुकी थी। आसमान में तारे और भी ज्यादा चमकने लगे थे,
मानो इस पल के साक्षी बन रहे हों। शायद तारे हमारी किस्मत नहीं तय करते, हानजून ने हंसते हुए कहा, लेकिन वे हमारे फैसलों के गवाह जरूर होते हैं। सोही ने हल्के स्वर में कहा, और शायद यही सबसे खूबसूरत बात है। उस रात वे दोनों देर तक वहीं बैठे रहे। तारे उनके ऊपर चमकते रहे, लेकिन अब उनका महत्व बदल चुका था। यह केवल एक वैज्ञानिक या एक कलाकार के लिए खास नहीं था, यह अब उनके साझा प्यार की शुरुआत का प्रतीक बन गए थे। एक शांत शाम, जब सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की गुलाबी रंगत फैल रही थी, हानजून और सोही पार्क के पास एक छोटे से बेंच पर बैठे थे। हानजून ने अपने दिल की बात कह दी थी और अब सोही की बारी थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह अपने शब्दों को सोच समझकर कहने के लिए तैयार हो। तुमने आखिरकार सही फैसला लिया, सोही ने हानजून से कहा, और उसकी आवाज में एक नरमी थी, जैसे वह उसे दिल से समझने लगी हो। यह शब्द हानजून के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे की तरह थे। पिछले कुछ महीनों में दोनों के बीच की बहसों, मतभेदों और असहमतियों के बावजूद सोही ने उसे यह समझाया था कि प्यार सिर्फ किस्मत या भाग्य का खेल नहीं होता। प्यार एक ऐसा फैसला है जो दिल से किया जाता है। जब हानजून ने उसे अपनी भावनाओं का इजहार किया, तो सोही ने न केवल उसका जवाब दिया, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाया कि यह फैसला कितना महत्वपूर्ण था। सोही की मुस्कान ने हानजून के मन के सारे संकोच और डर को दूर कर दिया। उसे समझ में आया कि प्यार में कोई भी गणना या तारों के नीचे छिपी कोई योजना नहीं होती। यह तो बस दो दिलों का आपस में जुड़ना है, एक दूसरे को समझना और बिना किसी शर्त के साथ रहना है। हानजून ने सोही की आंखों में देखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसे पूरी तरह से समझ रही हो, जैसे उसकी हर बात और हर सोच को बिना बोले ही जान रही हो। वह जानता था कि उसे एक नई दिशा मिली थी, और वह दिशा सोही के साथ थी। मैं खुश हूं कि तुमने मुझे वो रास्ता दिखाया जहां भाग्य की बजाय फैसले की अहमियत है, हानजून ने कहा। उसकी आवाज में एक संतोष था, जैसे वह अपने दिल की बात कह चुका हो। सोही ने हानजून का हाथ हल्के से थामा। तुमने वो रास्ता खुद चुना है हानजून, और यही सबसे अच्छा फैसला था। यह पल दोनों के लिए खास था। वे जानते थे कि उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी, लेकिन इस नए अध्याय में दोनों एक दूसरे के साथ चलने का फैसला कर चुके थे। सोही की बातों ने हानजून को न केवल एक नया दृष्टिकोण दिया था, बल्कि उसे यह भी सिखाया था कि प्यार में किस्मत की कोई जगह नहीं होती। यह सिर्फ एक दृढ़ निश्चय और एक दूसरे की समझ होती है। सूरज की अंतिम किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं, और जैसे जैसे आसमान में अंधेरा छा रहा था, हानजून और सोही के दिलों में एक नई रोशनी जल उठी थी। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा एक दूसरे के साथ मिलकर तय की जाती है, और यही असली प्यार है। सोही और हानजून ने अपनी यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। उनकी आपसी समझ और साझा विचारों ने दोनों को एक नए दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी थी। अब वे सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साथ कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। कई हफ्तों की मेहनत और विचार विमर्श के बाद उन्होंने एक नई रिसर्च और आर्ट गैलरी खोलने का फैसला किया। यह गैलरी सिर्फ कला और विज्ञान का संगम नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी जगह थी जहां दोनों के विचार, उनके द्वारा किए गए काम और उनके दृष्टिकोण को एक नया रूप दिया जा सके। सोही ने अपने आर्टवर्क में विज्ञान और खगोल शास्त्र के तत्वों को शामिल किया, जबकि हानजून ने अपनी रिसर्च में कला के प्रभाव को समझने की कोशिश की। गैलरी का उद्देश्य था कि लोग यह समझ सकें कि कला और विज्ञान अलग नहीं है, बल्कि वे दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह गैलरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गई थी जहां कला और विज्ञान के प्रेमी एक साथ आकर नई चीजें सीख सकते थे। गैलरी के उद्घाटन से पहले दोनों ने कई बैठकें की, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को साझा किया और यह सुनिश्चित किया कि हर विवरण पर ध्यान दिया जाए। हानजून ने अपनी रिसर्च के निष्कर्षों को प्रदर्शित करने के लिए विशेष पैनल तैयार किए थे, जबकि सोही ने अपनी पेंटिंग्स और स्केचों के माध्यम से उस विचारधारा को व्यक्त किया जो वह चाहती थी। लक्ष्य था कि लोग न केवल कला और विज्ञान को समझें, बल्कि यह भी महसूस करें कि इन दोनों के बीच की दीवारें अब समाप्त हो चुकी हैं।
गैलरी के उद्घाटन के दिन एक हल्का सा उत्साह वातावरण में था। लोग जिज्ञासा और उत्सुकता से भरे हुए थे, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी ने इस तरह के संयोजन को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। हान जून और सोही ने गैलरी के अंदर कदम रखा और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह उनके साझा सपने का प्रतीक था, जो अब सच हो चुका था। हमने यह किया, हान जून ने सोही से कहा, और उसकी आंखों में गर्व की झलक थी। हम दोनों ने, सोही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गैलरी में पहली बार प्रदर्शित हुई पेंटिंग्स और अनुसंधान रिपोर्ट्स ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कला और विज्ञान के बीच की सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। यह गैलरी केवल एक आर्ट शो नहीं था, बल्कि यह एक नई सोच का प्रतीक बन गई थी। इस दिन के बाद हान जून और सोही ने एक नई दिशा में अपना कदम रखा था। उनका विश्वास था कि भविष्य में वे और भी कुछ नया कर सकते हैं, और साथ मिलकर वे उन सीमाओं को तोड़ सकते हैं जो लोगों के दिमाग में विज्ञान और कला के बीच मौजूद थीं। अब उनका जीवन एक नए रास्ते पर था, और वह दोनों एक साथ उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। सोही और हान जून के प्रोजेक्ट ने अब एक नया मोड़ लिया था। उनकी साझा गैलरी और रिसर्च का कार्य न केवल सफल हुआ था, बल्कि वह तेजी से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगा था। पहले जो विचार एक छोटी सी कल्पना की तरह थे, अब वह सचमुच एक पहचान बन चुके थे। उनका उद्देश्य, कला और विज्ञान के बीच के अंतर को मिटाना, अब हर किसी के मन में घर कर चुका था। गैलरी की पहली प्रदर्शनी के बाद उन्हें कई अलग अलग संस्थानों और विश्वविद्यालयों से तारीफें मिली। लोग उनके काम को न केवल सराह रहे थे, बल्कि उन्होंने इसे एक नई दिशा देने के रूप में देखा। कला और विज्ञान के संयोजन पर आधारित उनकी परियोजना ने कई वैज्ञानिकों और कला प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया था। उनकी गैलरी में आने वाले लोग कला और विज्ञान के नए पहलुओं को जानने के लिए उत्साहित थे। हान जून ने देखा कि जो वह पहले केवल तारों और ग्रहों में देखता था, वही अब कला और जीवन की सादगी में दिखने लगा था। उसे एहसास हुआ कि सोही के विचारों ने उसकी दुनिया को और भी रंगीन बना दिया था। वह अब सितारों के अलावा पेंटिंग्स और चित्रों के माध्यम से भी दुनिया को देख रहा था। यह बदलाव न केवल उसकी सोच में था, बल्कि उसके काम में भी स्पष्ट था। सोही ने भी महसूस किया कि हान जून की खगोल शास्त्र में गहरी रुचि और उसकी जिज्ञासा ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। वह अब अपनी पेंटिंग्स में केवल रंग और रूपों का नहीं, बल्कि उन विचारों और सिद्धांतों का भी चित्रण कर रही थी जिन्हें वह समझने लगी थी। इस प्रक्रिया ने उसे और हान जून को एक दूसरे से और भी करीब ला दिया था। उनकी गैलरी अब न केवल एक कला स्थल बन चुकी थी, बल्कि यह एक शोध केंद्र भी बन गई थी, जहां लोग नए विचारों और तकनीकों पर चर्चा करने आते थे। हान जून और सोही का काम अब अन्य वैज्ञानिक और कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। हमने यह किया, सोही ने हान जून से कहा, जब उन्होंने एक नए आर्ट शो के उद्घाटन के बाद अपने काम का निरीक्षण किया। उसकी आवाज में संतोष था, और वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हम दोनों ने, हान जून ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। गैलरी की सफलता ने उन्हें यह महसूस कराया कि जब दो लोग अपने विचारों को मिलाकर काम करते हैं, तो न केवल उनका काम बेहतर होता है, बल्कि वे अपनी सीमाओं को भी पार कर सकते हैं। अब उनकी सोच में कोई बंधन नहीं था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि कला और विज्ञान का मेल न केवल एक संभावना थी, बल्कि वह असल में एक शक्तिशाली माध्यम था जो किसी भी सीमा को तोड़ सकता था। उनकी सफलता अब एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रही थी, और हान जून और सोही तैयार थे आगे और भी नए अध्याय लिखने के लिए। एक शांत रात, जब आसमान में तारों की झिलमिलाती रोशनी चारों ओर फैल रही थी, हान जून और सोही फिर से उसी पार्क में बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ये वही जगह थी जहां वे दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, और अब यह उनके रिश्ते का प्रतीक बन चुकी थी। हान जून ने देखा कि आज रात आसमान उतना ही खूबसूरत था जितना पहले था, लेकिन उसकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह पहले सितारों और भाग्य में विश्वास करता था, लेकिन अब वह जान चुका था कि जीवन के फैसले खुद हम ही लेते हैं। और अब उसकी सबसे बड़ी पसंद सोही थी।
अब भी तारों पर विश्वास करते हो? सोही ने हानजून से पूछा और उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी। यह सवाल हानजून से वैसे ही था जैसे पहले वे एक दूसरे को चुनौती दिया करते थे, लेकिन अब इसमें एक तरह की समझ थी, एक गहरी बातचीत जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई थी। हानजून ने सोही की ओर देखा और उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। वह अब किसी भी असमंजस में नहीं था। उसने सोही का हाथ हल्के से थामा और कहा, अब मैं अपनी पसंद पर विश्वास करता हूं और मेरी सबसे अच्छी पसंद तुम हो। सोही की आंखों में एक चमक आ गई। वह जानती थी कि यह वह पल था जब हानजून ने अपनी सोच को पूरी तरह से बदल लिया था। उसने हमेशा भाग्य और सितारों पर विश्वास किया था, लेकिन अब उसने यह स्वीकार किया था कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले हमारे हाथ में होते हैं, और वह फैसला था सोही के साथ अपना जीवन बिताने का। मैंने हमेशा कहा था कि जीवन हमारे फैसलों से बनता है, और अब तुमने इसे सही तरीके से समझा, सोही ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरी संतुष्टि और प्रेम था। उस रात तारों के नीचे दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। वे जानते थे कि इस यात्रा में अब कोई और सवाल नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का समय था। उन्हें अब यह समझ में आ गया था कि प्यार और जीवन के फैसले एक साथ चल सकते हैं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई थी जो वे दोनों अब जानते थे। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, हानजून ने कहा, और वह दोनों खामोशी से सितारों को देख रहे थे, जैसे उनकी दुनिया अब और भी ज्यादा रोशन हो गई हो। दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत थी, एक नया विश्वास था, और यही वह पल था जब उन्होंने तय किया था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। यह पल एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था, जहां वे दोनों अब अपने फैसलों के साथ एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।